प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो बच्चों, आज हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगले पार्ट में। बच्चों, फर्स्ट पेपर आज हम लोग पढ़ेंगे राजपूत युद्ध कला में तराइन का द्वितीय संग्राम। ठीक है, लेकिन हाँ, तराइन में 2 संग्राम हुए हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होगा। एक हुआ था 1191 में, 1191 में, और दूसरा हुआ था 1192 में। ठीक है, और दोनों युद्ध किसके किसके बीच हुए थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है बच्चों, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये दोनों संग्राम हुए थे। दोनों ही तराइन के मैदान में हुए थे और दोनों ही 1 वर्ष के अंतराल में हुए थे। पहला युद्ध हुआ था तराइन का 1191, दूसरा हुआ 92। बच्चों, ये दोनों जो है युद्ध आप लोगों के सिलेबस में पहले थे, लेकिन चूँकि अब कोर्स को थोड़ा सा छोटा भी किया गया है, अभी से नहीं, मतलब 3-4 साल पहले से, तो इसमें जो है ये चीज़ निकाल दिया गया है आप लोगों के सिलेबस से, आप लोगों के पाठ्यक्रम से पहला युद्ध निकाल दिया गया है, केवल दूसरा युद्ध जो है रखा गया है। लेकिन हाँ, इस युद्ध को पढ़ने के पहले हम लोगों को पहले युद्ध के बारे में कुछ जानकारी, सामान्य सी जानकारी हम लोगों को जानना आवश्यक है। ठीक है, चलिए, पहले हम जब तक पहले युद्ध के बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे, तब तक जो है इस युद्ध के बारे में हम पूर्णतया ना तो समझ पाएंगे, ना हमारा ज्ञान ही पूर्ण होगा। इसलिए सामान्य सी जानकारी आपको हम दे देते हैं पहले युद्ध के बारे में। देखिए, तराइन का प्रथम संग्राम हुआ था 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? दोनों युद्ध हो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के ही बीच में। ठीक, स्थान क्या था? तरावड़ी का मैदान, जिसे तराइन मैदान भी कहा जाता है, और सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि तराइन का संग्राम किस नदी के किनारे हुआ था, तो बच्चों याद रहे वो हुआ था सरस्वती नदी के किनारे। ठीक, हाँ, स्थान तरावड़ी या तराइन का मैदान, सरस्वती नदी का किनारा। दोनों पक्ष कौन कौन थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें प्रथम युद्ध में विजेता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बंदी बनाया, लेकिन क्षमा याचना करने के बाद जब उसने क्षमा याचना किया, पृथ्वीराज चौहान के पैरों पे गिर गया। तो पृथ्वीराज वैसे भी अब बता चुके हैं पहले भी राजपूतों के गुणों में कि राजपूत क्षमता से अधिक दयालु होते थे, क्योंकि दया वही दिखा सकता है जिसमें पावर हो। बच्चों, कभी भी कायर व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, वो कभी दया नहीं दिखा सकता। ठीक है, कायर व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, जिसे हर समय अपने प्राणों का डर हो, वो कभी भी दया नहीं दिखा सकता। इसलिए कि क्षमा जो है ये वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। इसीलिए अगर देखते होंगे आप लोग, तो राजपूतों ने जो है, राजपूतों के अंदर क्षमा और दयालुता की भावना जो भी विद्यमान थी, उसका परिणाम आगे चलकर उनको ज़रूर भुगतना पड़ा, क्योंकि जो यहाँ पर विदेशी आक्रमण करने आए, उनके अंदर क्षमा नाम की चीज़ कोई थी ही नहीं। वो तुरंत जो है उसको समाप्त करने में ही भरोसा करते थे। अंग्रेज़ों को ही ले लीजिए, जिसने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसने इनकी बात नहीं माना, और रजवाड़ों को इसने जो है इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, अंग्रेज़ों के सामने कभी नहीं झुकी। वैसे भी सच्चा क्षत्रिय वही है जो अन्याय के सामने कभी न झुके, वही क्षत्रित्व है, और ज़रूरत पड़ने पर अपने दुश्मनों को भी जो है क्षमा करने की क्षमता रखता हो। चलिए, इसमें गिरफ्तार कौन किया था? वीर पांडुरंग नामक एक राजपूत सैनिक ने गौरी को बंदी बनाया था। ठीक है बच्चों, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गिरफ्तार गौरी को जीवित छोड़ दिया, जो कि पृथ्वीराज चौहान की दयालुता तो थी, लेकिन सैनिक दृष्टि से ये बहुत बड़ी भूल थी बच्चों। सैनिक दृष्टि से ये बहुत ही बड़ी भूल थी, जो आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान को भुगतना भी पड़ा था 1192 के। और गौरी ने तराइन के द्वितीय संग्राम 1192 में, जब गौरी को तराइन के द्वितीय संग्राम में 1192 में पृथ्वीराज को बेटा हराया था। ये थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर, मिस प्रिंट हो गया है या गलती हो गई छापने में।
इसमें 1192 में तराइन के द्वितीय संग्राम में इसमें पृथ्वीराज को हराया था। ठीक है बच्चों, पृथ्वीराज को हराया था। ये गौरी नहीं होगा यहाँ पर होगा पृथ्वीराज। आप लोग लिखते समय इसको आप लोग लिख लीजिएगा। 1192 में पृथ्वीराज ने गौरी को हराया और गौरी ने तराइन के द्वितीय संग्राम 1192 में पृथ्वीराज को हराया था। 1191 में गौरी पराजित हुआ, 1192 में पृथ्वीराज पराजित हुए। लेकिन देखिए, पराजित होने के बाद ना तो कोई एहसान ना कुछ नहीं, उनके एहसानों को भूल गया कि इन्होंने हमें दया करके एक युद्ध में जीवित छोड़ दिया था, लेकिन इसने जीवित पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, गौरी ने चंदावर के युद्ध में जो है जयचंद को भी हराया था। वही जयचंद जिसने जो है पृथ्वीराज चौहान का 1192 के संग्राम में साथ नहीं दिया था, इसने साथ नहीं दिया पृथ्वीराज चौहान का। अब वो राजनीतिक दृष्टि से उनका आपसी मनमुटाव जो भी रहा हो, लेकिन विदेशी आक्रांता के सामने तो उनको पृथ्वीराज के साथ होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, यही कमी हम भारतीयों में कई बार देखी गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें देखिए, ये तराइन का जो प्रथम संग्राम था, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध जो था 1191 में पराजय के बाद, तराइन के प्रथम संग्राम 1191 पराजय के बाद मोहम्मद गौरी ना तो ठीक से सो पाया और उसकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का लगा कि जैसे वो बहुत बुरी स्थिति में पराजित हुआ हो और एक तो गिड़गिड़ाना पड़ा एक राजपूत के सामने। ठीक है बच्चों, और अपनी हार को भूल ही नहीं पाया। और एक वर्ष के बाद, यानी एक वर्ष के बाद अर्थात 1192 में पुनः पृथ्वीराज से टकराने के लिए वो 1,20,000 है बच्चों, 1,20,000 कवचित घुड़सवारों को, कवचित अश्वारोहियों की सेना लेकर वो फिर से चल पड़ा पृथ्वीराज से टक्कर लेने के लिए। और फिर उसी नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे दूर ही जो है 10 मील दूर उस नदी के किनारे अपना शिविर लगा दिया। यानी नदी के किनारे से 10 मील पीछे ही, 10 मील बच्चों बहुत होता है, 1 मील बराबर लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, यानी लगभग 15 किलोमीटर दूर उसने अपना शिविर लगा दिया। और दूसरी ओर जैसे ही पृथ्वीराज को पता चला कि मोहम्मद गौरी हमसे फिर लड़ने आ रहा है, उन्होंने अपने सामंती राजा, अपने मित्रों को और पड़ोसियों को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया कि एक बार फिर से जो है विदेशी आक्रमण हुआ है, हमारे साथ आइए। कुछ राजा तो आए, लेकिन फिर भी जो है जयचंद जैसे कुछ राजाओं ने इस युद्ध में पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। ठीक है बच्चों, फिर भाल जो कुछ भी एकत्र हुए सबको लेकर जो है पृथ्वीराज चौहान फिर से क्या बोलते हैं तराइन के मैदान में आ डटे। जो भी एकत्र हुए, जो नहीं हुए उनको छोड़कर जो एकत्र हुए उनको लेकर तराइन के मैदान में फिर से आ डटे। ठीक, इतना ही नहीं, पृथ्वीराज ने गौरी को फिर से संदेश भेजा, खबर दिया उसको कि राजपूतों की बहादुरी से तो तुम परिचित हो चुके हो, भलाई इसी में है कि चुपचाप वापस चले जाओ। यही कहा इन्होंने कि राजपूतों की बहादुरी एवं ताकत को तुम अच्छी तरह से जान चुके हो, एक बार पराजय का सामना कर चुके हो और एक बार हमने तुम्हें क्षमादान भी दिया है, इसीलिए भलाई इसी में है कि आप वापस चले जाओ, क्यों बेवजह मरने के लिए आ गए हो। अब गौरी ने क्या किया, क्योंकि वो घर पर वापस जाता तो शांति से ना तो सो पाया था, ना उसको भूल पाया था कि मैं हार गया हूँ, भूल भी नहीं पाया। अब क्या किया कि गौरी ने सोचा कि इससे कुछ लाभ लिया जाए, इससे कुछ कूटनीतिक लाभ लिया जाए, तो उसने एक संदेश भिजवाया। क्या भिजवाया गौरी ने? धोखे भरा संदेश। वह कहलाया कि वह चौहान, यानी मैं आपका प्रस्ताव भटिंडा भेज रहा हूँ, यानी हमारा बड़ा भाई वहाँ पर सुल्तान है, अगर वो हमें आदेश करेगा तो हम वापस चले जाएंगे, तब तक आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हम पर आक्रमण ना करें। क्या कहलवाया बच्चों इसने? कि मेरा बड़ा भाई सुल्तान है जो कि गजनी में रहता है, ठीक है, गौरी जो कि मैं भटिंडा में रहता है और मैं आपका आदेश
आपका प्रस्ताव मैं उसके पास भेज रहा हूँ। अगर वहाँ पे हमारे बड़े भाई ने आदेश दिया कि वापस चले आओ तो मैं चला आऊँगा। तब तक आप से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप आक्रमण ना करें। तब तक आपके सैनिक जो है आक्रमण ना करें, ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है। प्लीज़ डू नॉट अटैक मी। चलिए, अब राजपूत जो है भाई बहादुर थे, गोरी के झांसे में गोरी की बात को उन्होंने भरोसा कर लिया और वो आक्रमण नहीं किए और निश्चिंत होकर अपना जो है शिविर लगा के पड़े रहे। और जिसका गोरी ने जो है लाभ उठाया। किस प्रकार लाभ उठाया? राजपूतों की गतिविधियों पर उसने नज़र रखा और जैसे ही उसने देखा कि राजपूत सेना निश्चिंत होकर बिल्कुल शिविर में पड़ी हुई है, सो रही है, तो इसमें जो है उसने उसका लाभ उठाया था। अब देखिए बच्चों, पहले हम इसमें जो है चूँकि युद्ध का प्रारंभ होने वाला है, अब इसमें हम लोग जो है थोड़ा सा समझेंगे कि शिविर उनके क्या थे। देखिए, पृथ्वीराज का शिविर जो था बिल्कुल सरस्वती के किनारे एक दूसरी तरफ था और मोहम्मद गोरी का शिविर नदी के दूसरे किनारे से 10 मील दूर था। नदी की दूसरी ओर यानी उस पार 10 मील दूर। क्योंकि राजपूत इस बात के लिए भी सोच रहे थे कि जब अगर वो मोहम्मद गोरी आएगा, नदी पार करेगा, तब तक हम लोगों को खबर मिल ही जाएगी। इसीलिए इन लोगों को चिंता बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब ये एक प्रकार से भारत का दुर्भाग्य कहा जाएगा बच्चों। और हाँ, ये युद्ध जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने के बाद दिल्ली पर से वहीं से मुस्लिमों का राज्य प्रारंभ हो जाता है। यानी मध्यकालीन भारत शुरुआत हो जाती है, जबकि दिल्ली पर राज्य उसके बाद जब मुस्लिमों का आया तो हिंदुओं को उसके बाद वो राज्य नहीं मिला। उसके बाद सीधे अंग्रेज़ों के हाथ में गया। अंग्रेज़ों के हाथ में क्या गया? अंग्रेज़ों के सत्ता में गया। ठीक है बच्चों, तो ये नदी यानी हिंदुओं का ये अंतिम राजा थे जो है दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली के यानी मुस्लिमों के आक्रमण के बाद भी। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये चित्र आप लोग सामने देख रहे हैं, इसको आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। फिलहाल हम इसको आपको समझा रहे हैं बेटा, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, ये जो है दोनों की सेनाएं हैं। देखिए, ये मोहम्मद गोरी का शिविर है, ये सरस्वती नदी है बच्चों, ये आप देख रहे हैं, आप नीले रंग की, हरे रंग में हमने लिखा भी है। ये सरस्वती नदी है, ये गोरी का शिविर है, देख रहे हैं आप। इसकी संपूर्ण सेना क्या थी? कवच युक्त घुड़सवारों की थी। संपूर्ण सेना कैसी थी? कवच युक्त घुड़सवारों की थी। ठीक है बच्चों। और हाँ, इसने जो है अपनी सेना को क्या किया? जब पृथ्वीराज चौहान ने ये कहा कि राजपूत कितने बहादुर होते हैं, आप देख चुके हैं, भलाई इसी में है कि आप वापस चले जाओ। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने भी उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहा। उनको धोखे भरा प्रस्ताव दिया कि मैं अपने भाई के पास संदेश भेज रहा हूँ, वहाँ पे अगर उसकी अनुमति मिल गई तो मैं वापस चला जाऊँगा। तब तक आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सैनिकों सहित आक्रमण ना करें हम पर। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान भी उसकी बात मान लिए और जो है अंत में धोखे के शिकार हो गए। देखिए, धोखा कहाँ पे हुआ बच्चों? देखिए, ये पृथ्वीराज चौहान, ये मोहम्मद गोरी का शिविर है, ये पृथ्वीराज चौहान का शिविर है। यह देख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, हाँ, नदी के बिल्कुल किनारे की तरफ है। ये 10 मील दूर है बच्चों, देख लीजिए, ये 10 मील दूरी पे है। अब मोहम्मद गोरी ने क्या किया? उधर संदेश भेज दिया। इधर पृथ्वीराज चौहान जो है प्रतीक्षा करने लगे। निश्चिंत हो गए कि कम से कम 1 आध हफ्ते तो लग ही जाएंगे, 2-4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, निश्चित हो जाएंगे। लेकिन उसने किया क्या? ब्रह्म मुहूर्त में सुबह, और देखिए इसने क्या जो है क्या रणनीति अपनाई। पहली बात तो इसने देखा ये एक युद्ध चूँकि ये लड़ चुका था और उसमें देखा भी कि राजपूत बहुत बहादुर होते हैं। इनसे आमने सामने की लड़ाई में जीतना भगवान के लिए भी असंभव है। फिलहाल भगवान की तुलना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आमने सामने की लड़ाई में इनसे जीतना संभव नहीं है बच्चों। ठीक है, भगवान तो मान लीजिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। फिलहाल इसने यही सोचा कि आमने सामने की लड़ाई से हम राजपूतों से नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, तो इस बार इसने रणनीति क्या निकाली? इसने घुड़सवार सेनाओं को
एक नई समरतंत्र के तहत इसने ट्रेनिंग दिया, जिसे कहा जाता है बच्चों नई, एक प्रकार से नया समरतंत्र का सूत्रपात किया, जिसे कहा जाता है आघात। बच्चों नोट कर लीजिएगा इसको, फिलहाल आगे पढ़ाएंगे तो ये आएगा। बोलते हैं आघात समरतंत्र या सामरिकी, आघात युद्ध कला। ठीक है, आघात क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, ये जो कवचयुक्त घुड़सवार हैं, कवचयुक्त घुड़सवार ये रकाबों का प्रयोग करते हुए, नकाब नहीं रकाब, रा बच्चों ध्यान दीजिएगा, रकाब गलत मत लिखिएगा, रकाबों का प्रयोग करते हुए सफल धनुष बाण का प्रयोग, इसे कहते हैं आघात समरतंत्र। ठीक है, रकाब क्या होता है बच्चों, आपने कभी किसी घुड़सवार को आपने देखा होगा तो उसका पैर जो है अपना या तो लटकाए रहता है, तो लटकाए वाले का आघात समरतंत्र से कोई मतलब नहीं है। एक घुड़सवार ऐसा भी होता है जो अपने पैरों को चुल्ले में डाल के रखता है, यानी पैर जो है स्थिरता आ जाए, फेना मतलब कि पूरी बॉडी जो है हिले नहीं दौड़ते समय घोड़े के, बिल्कुल ऐसे आराम से, जैसे हम लोग कुर्सी पे बैठ के पैर ज़मीन पे टिका लेते हैं, वैसे वो भी जो है घोड़े पर बैठकर अपना पैर चुल्लों में डाल के, वही चुल्ले जो है उनको रकाब कहते हैं। ठीक है, तो उस पर जो है क्या होता है, शरीर का बैलेंस जो है बराबर हो जाता है और फिर जो है धनुष बाण का प्रयोग वो लोग सफलता से कर सकते हैं। ठीक, तो उसे बोलते हैं आघात समरतंत्र, यानी कवचित घुड़सवारों को आघात समरतंत्र से प्रशिक्षित करके वो लेके जो है यहाँ आया था। अब देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उसने ये देखा कि राजपूत बहुत बहादुर होते हैं, इनसे आमने सामने की लड़ाई तो हम लड़ नहीं सकते, हाँ इनसे हम पहले थकाएंगे, थकाने के बाद इन पे जो है अटैक करेंगे। तो ऐसी रणनीति उसने अपनाई। अब देखिए, और थकाने की रणनीति, और देखिए एक तो देखा जाए तो हिंदू में बहुत सारी परंपराएं होती हैं, हिंदू राजाओं में या हिंदुओं में हम लोग जो है व्रतों में यकीन ज़्यादा करते हैं। और जिस दिन पृथ्वीराज पे अटैक हुआ उस दिन क्या था, एकादशी थी। क्या था बच्चों, एकादशी। मान लीजिए आज एकादशी है तो कल सुबह यानी एक दिन पहले एकादशी का व्रत थे। राजपूत सभी एकादशी व्रत में बिल्कुल निराहार, कुछ नहीं खाए, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि बगैर कुछ खाए पिए 24 घंटे दिन भर कुछ नहीं खाए, रात भर कुछ नहीं खाए, और उसी रात में उसी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में, यानी जैसे कल जो बीत चुका है उस दिन एकादशी हो, उस दिन भोजन ना करें, और उसके बाद आज रात में भी भोजन नहीं करते, हल्का आहार लेते हैं, उसके बाद सुबह जो है अटैक कर दिया जाए बच्चों, सुबह यानी बिना कुछ खाए पिए राजपूतों को 24 घंटे बीत चुके थे और इन दिनों में अटैक उनके ऊपर हो जाए तो कितनी देर टिक पाएंगे। तो यही कंडीशन हुई कि ब्रह्म मुहूर्त में ये 10 मील की यात्रा करके आया और चुपचाप जो है अपनी सेनाओं को 5 भाग में बांटा। देखिए बच्चों, पहला नंबर, एक भाग मोहम्मद गोरी अपने पास रखा, उसके बाद दायां बाजू बायां बाजू, यानी बायां बाजू दायां बाजू 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 4 नंबर आरक्षित और 5 नंबर अग्रभाग। इसने क्या किया, इनको जो है भिड़ने की सलाह नहीं दी इन्होंने, क्योंकि इन्हीं को जो है पहली बात तो नदी पार कराया 10 किलोमीटर। ब्रह्म मुहूर्त से अगर 10 मील चला, 10 मील बच्चों किलोमीटर मत समझिएगा, 10 मील चला और जो है सुबह ही रात में ही, यानी सुबह मुँह अंधेरे 7 बजे 6 बजे बच्चों यही है। अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में अगर 4 बजे चला होगा तो 10 मील की दूरी यात्रा तय करने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे लगे होंगे या और कम ही लगे होंगे, क्योंकि कवचित घुड़सवारों की सेना थी। 1 घंटे से बच्चों ज़्यादा नहीं लगा होगा। ठीक है, जो उसने क्या किया, चुपचाप, चूँकि बच्चों पैदल सैनिक होते तो उनको जो है इसमें हिलाना पड़ता, पैदल सैनिक होते तो वो पार नहीं कर पाते, लेकिन ये घुड़सवार सैनिक थे, इसलिए जो है आराम से चुपचाप इन्होंने नदी में हिलाकर इसको तुरंत पार कर लिए, सभी संपूर्ण सेना सहित, और उसको तुरंत 5 भागों में, जैसे ये ऊपर सामने आप लोग दिख रहे हैं, इसी तरह जो है आगे भी ये बांटकर खड़ा कर दिया। 5 भागों में देख लीजिए, मध्य भाग जिसका नेतृत्व मोहम्मद गोरी कर रहा था, पीछे रिजर्व सेना रखी थी जिसे आरक्षित कहा जाता है, आगे ये अग्रभाग के सैनिक थे, ये बाएं और दाएं सभी घुड़सवारों की ही सेना थी बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गोरी के पास संपूर्ण सेना जो थी वो
घुड़सवारों की थी, वो भी कवचित घुड़सवारों की। और सभी जो है आघात समरतंत्र से ट्रेंड थे। पृथ्वीराज ने इनको आज्ञा दी कि आप लोग राजपूतों से भिड़िएगा नहीं, इतना ध्यान दीजिएगा, भिड़िएगा नहीं, इसलिए कि भिड़ कर लड़ोगे तो जीत नहीं पाओगे। इनको दूर से तीरों की वर्षा करना, इनके ऊपर तीर चलाना। उसके बाद जब ये आपको खदेड़ेंगे तो आप लोग पीछे भागना। वही कभी पीछे भागते, कभी आगे भागते, यानी राजपूतों के ऊपर ये तीर चलाते। जब राजपूत जो है इनको खदेड़ते तो ये भागकर पीछे आते, फिर राजपूत वापस चले जाते अपने खेमे में, तो ये फिर दौड़कर कुछ जो है तीर मारते। ये सभी दलों को निर्देश था, बायां भाग, अग्रभाग, दायां भाग, बारी बारी से सभी जो है, एक आगे बढ़ता तीर मारता, फिर पीछे आ जाता, फिर दूसरा आगे बढ़ता तीर की वर्षा करते एक बार झटके में, फिर वापस चले आते। तीसरा दल जाता, फिर आ जाता, फिर पहला जाता, फिर दूसरा जाता, फिर तीसरा जाता, फिर चौथा जाता। ऐसे ऐसे जाकर जो है राजपूतों को कभी दौड़ाते, आगे पीछे दौड़ाते दौड़ाते बिल्कुल बच्चों थका डाले। अब चूँकि राजपूतों के घोड़े जो थे ये विदेशी घोड़ों के मुकाबले उनकी गति कम थी, इसलिए वो पकड़ भी नहीं पाते थे। ठीक है, ये आगे पीछे दौड़ते दौड़ते बेचारे थक गए एकदम से। और ये प्रक्रिया जो है 3 बजे तक चलती रही, यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर के बाद 3 बजे, दूसरी मीटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 3 बजे तक ये प्रक्रिया चलती रही। और 3 बजे की स्थिति ये थी राजपूतों के लिए, चूँकि एक दिन पहले बेचारे सभी व्रत थे। अब व्रत होने के बाद भोजन का भी मौका नहीं मिला था। इधर सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही आक्रमण हो गया था, इसलिए इधर सुबह भी भोजन करने का मौका नहीं मिला, यानी 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गए। क्या 24 दूनी 48 घंटे होने को आ गए लगभग। ठीक है, अब इतने समय तक बच्चों भोजन नहीं मिला, उन्हें भोजन मिला नहीं था। और 3 बजे तक ये बेचारे भूखे प्यासे कब तक लड़ते रहते। अंत में लड़खड़ाने लगे, थक कर लड़खड़ाने लगे। लेकिन जब मोहम्मद गोरी ने देखा कि अब राजपूतों के पांव लड़खड़ा रहे हैं, तो इसने जो है अपने आरक्षित दल से, बच्चों देख लीजिए, आरक्षित दल से बिल्कुल सामने से आक्रमण करने का आदेश दिया। आरक्षित बेचारे कुछ कर नहीं रहे थे बच्चों, चुपचाप आराम से खड़े हुए थे, इसलिए इनको थकाई तो लगी नहीं थी। तो आराम से ये क्या किए, सीधे अटैक किए सामने से। अब राजपूत बेचारे थके थे, भूखे थे, प्यासे थे, सुबह खाने का भी मौका नहीं मिला था इन्हें। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सोच समझ लीजिए, जो एक दिन पहले व्रत हो, रात भर कुछ न खाए, ब्रह्म मुहूर्त से सुबह से ही जो है अचानक पहुँचे हुई अचानक सेना से पहली बात तो बेचारे हड़बड़ा गए। जैसे ये राजपूत जो है, चूँकि धोखेधड़ी वाला काम हुआ था, धोखेधड़ी वाला काम क्या हुआ था कि ये बगैर बताए ये तो छुट्टी मांग के गया था कि हाँ अभी आप आक्रमण मत करिएगा, और अचानक आक्रमण कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो राजपूत स्वयं हड़बड़ाए। उसके बाद जब जो है राजपूत सेना अपने आप को इकट्ठे जल्दी में अपने आप को तैयार किए, ना नहाए, ना धोए, ना पूजा पाठ किए, क्योंकि बगैर पूजा पाठ करे तो राजपूत बहुत कर्मकांडी भी होते थे ना, क्या करें। अब वहाँ पे जो है ये लोग तैयार हुए। तैयार होने के बाद बच्चों ये अपने आप को इस तरह बांटे, देखिए आगे हाथियों को खड़ा कर दिया जल्दी से लेके, लेकिन इतनी जल्दी में हाथी भी किस तरह लगती, किसी प्रकार लेके आगे हाथियों को लगा दिया। उसके बाद पीछे पैदल सेना को लगा दिया, फिर दाएं बाएं घुड़सवारों को लगा दिया। और इनके पास आरक्षित सेना नहीं थी, रिजर्व नहीं था इनके पास। ठीक है, और इन्होंने अपनी प्रक्रिया इसी तरह चालू की। जब 3 बजे तक राजपूतों के पांव लड़खड़ाने लगे तो इसने सामने से आरक्षित को आदेश दिया कि अटैक करो तुम लोग। ठीक, ज़बरदस्त अटैक। और इस अटैक को राजपूत झेल नहीं पाए, अंत में भागने लगे। जब भागने लगे तो बेचारे भाग भी नहीं पाए, क्योंकि घोड़े भी थके थे, स्वयं भी थके थे, पैदल सेना वैसे भी बेचारे कितनी तेज़ भागते। इनका जो है मोहम्मद गोरी के सैनिकों ने पीछा कर के इन सबको समाप्त कर दिया। ठीक है बच्चों, पीछा करके इन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन जो भी हो सकता था, कहीं गांव में, कहीं नदियों में, इधर उधर जंगलों में लुप छुपा कर कुछ सैनिक भागने में सफल हुए, लेकिन इनके पृथ्वीराज चौहान बंदी बनाए गए, इनके जो है प्रमुख सेनापति ये सब मारे गए। ठीक है बच्चों, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद दिल्ली के गद्दी पर जो है मुसलमानों का राज्य यानी मोहम्मद गोरी का राज्य हो गया। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली पर। उसके बाद यहीं से प्रारंभ होता है दिल्ली सल्तनत।
ठीक है, दिल्ली सल्तनत। और ये मोहम्मद गोरी के पास कोई पुत्र तो था नहीं, इसने अपने ग़ुलामों को ही जो है दिल्ली का तख्त जो है अपनी मृत्यु के बाद अपने ग़ुलाम इल्तुतमिश को दिया। इल्तुतमिश ने बलबन को दिया, ऐसे ऐसे करके दिया क्या, वो तो बलबन ने छीन लिया था। लेकिन फिर भी यहीं से प्रारंभ होता है, मोहम्मद गोरी ने कुछ दिनों तक राज किया, यहीं से प्रारंभ होता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका युद्ध। इसको आप लोग अगर ना समझ पाइएगा बच्चों तो एक बार फिर से कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार ना समझ में आप लोग कई बार सुनिएगा। बाकी इसकी थ्योरी बच्चों, युद्ध किस प्रकार लड़े, अगले वाले भाग में हम आपको प्रदान करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक बार ना समझ में आए आप लोग बार बार सुनिए। जैसे हमने कहा ना, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं जल्दी में, मुश्किल से 1 मिनट में। भाई पृथ्वीराज चौहान धोखे में बने रहे। मोहम्मद गोरी ने कहा हमें समय दीजिए, हम भाई के पास भेजकर संदेश आपको बता देते हैं, फिर हम वापस चले जाएंगे या नहीं चलेंगे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की सेना राजपूत धोखे में आ गए। इसने रात में ब्रह्म मुहूर्त में नदी पार की और जो है नदी पार की, और अचानक रात ब्रह्म मुहूर्त में जब राजपूत जो है पूर्णतया सोकर उठे भी नहीं थे, कितने सेवानिवृत्त, कितने क्या बोलते हैं अपने नित्य कर्म यानी लैटरिन बाथरूम जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ से निवृत्त भी नहीं हुए थे, तभी इसने आक्रमण कर दिया। जल्दी जल्दी में क्या करे बेचारे राजपूत, खाना वाना तो नहीं खाए थे 24 घंटे से, और ये 3 बजे तक जो है पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी ने इनको दौड़ाता रहा, भिड़कर नहीं लड़ा। 3 बजे तक ये भिड़कर नहीं लड़ा, केवल अपने घुड़सवारों को कहता अटैक कीजिए और भागिए, मारिए और भागिए, बिल्कुल तीरों की वर्षा कीजिए और भागिए। जब राजपूत भागते भागते इधर से उधर, उधर से उधर, आगे पीछे होते होते थक गए, तो 3 बजे इसने जो है अपने आरक्षित सैनिकों का प्रयोग किया और राजपूतों को पराजित कर दिया। क्योंकि 3 बजे तक राजपूत सेना के पांव लड़खड़ाने लगे थे और वे बिल्कुल थक चुके थे। भागती और लड़खड़ाती और थकी हुई राजपूत, थकी और भूखी राजपूत सेना कितनी देर तक मुकाबला करती। अंत में बहुत से जो प्रमुख सेना अध्यक्ष थे पृथ्वीराज चौहान बंदी बनाए गए घायलावस्था में, और बहुत से सेना अध्यक्ष, सेनापति ये सब मारे गए। ठीक है बच्चों, और जो भाग रही सेना, इनके ऊपर पृथ्वीराज गोरी के सैनिकों ने खदेड़ कर इनको जो है मार डाला। और थके हुए सैनिक भाग कर भी कहाँ जाते और कितनी तेज़ भागते। घोड़े भी थके थे, सैनिक भी थके थे, कहाँ जाते। फिर भी गति उनके गोरी के सैनिकों की ज़्यादा थी, इसलिए जो है जहाँ तक हो सका उन्होंने मार के बिल्कुल समाप्त कर दिया राजपूतों की शक्ति को। समाप्त क्या कर दिया, जो बचे बेचारे भाग खड़े हुए। लेकिन जो है ये एक निर्णायक आक्रमण था राजपूतों के लिए, जिसके बाद राजपूतों का दिल्ली पर से राज्य समाप्त हो गया। फिर आ गया मुस्लिमों के हाथ में, जो कि वो मुस्लिमों के हाथ से बाद में अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी अगले क्लास में हम आपको इसकी थ्योरी भी प्रदान कर देंगे।